बढ़ते चर्चा को बढ़ाते कीर्ति निधि जी, मैं आपके पास ही थी और आप पर देखिए आरोप ये लग रहे थे कि आप सिर्फ मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहते हैं और इसीलिए आपके टिकट पर सिर्फ एक कैंडिडेट, वो भी मुस्लिम, ऐसा ये कह रही शबनम जी। कीर्ति निधि जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए दोबारा उनसे बात करते हैं। फिलहाल अभी मैं नाविद जी आपके पास आ रही, क्योंकि देखिए इस बार हम सूची जो देख रहे हैं अलग अलग कैंडिडेट्स की, चाहे वो सपा की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की क्यों ना हो, बीजेपी की सूची पर अगर हम गौर करें तो संगठन को तरजीह दी गई है। इस बार संगठन से जुड़े लोगों को मौका दिया गया है, तो एक बड़ा मैसेज भी है। और महिलाओं का जिक्र बार बार शबनम जी कह रही है और बीजेपी कहती भी कि महिलाओं को साथ लेकर चलते भी हैं, तो महिलाओं के दो नाम सामने रखकर यह भी स्पष्ट करने की संदेश देने की कोशिश कि महिलाओं का उत्थान, महिलाओं का विकास, महिलाओं का साथ बीजेपी सोचती है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, महिलाओं की भागीदारी होना चाहिए और एक झंडा कांग्रेस ने बुलंद किया था पिछले चुनाव में और बीजेपी भी आगे आई और सारे दलों ने महिलाओं को मात दिया, जरूर है। और दो भागीदार मतलब जो कैंडिडेट सामने आए हैं, ये बड़ी काबिल तारीफ बात है। लेकिन अब शबनम जी अगर ये चाह रही है कि तीसरा चौथा भी आ जाए, उनको शायद किसी ने बता दिया कि शायद उनका नाम भेजा जा रहा है, अच्छी बात है, हम लोग को शुभकामनाएं अगर उनका नाम भेजा जाए और महिलाओं की संख्या और ज़्यादा बढ़े। मैं तो कहता हूं कि 7-8 नाम होना चाहिए थे भाजपा में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, महिलाओं को आगे बढ़ाइए और इसमें ये समाज का ही सम्मान होगा। दूसरी बात ये कि जो कैंडिडेट्स की बात आप कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की एक तारीफ करनी होगी, संतुलन उसके अंदर है और उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है उनका अपना अनुशासनहीनता नहीं है। क्योंकि होता क्या, दल इस बात से डरता है कि अगर इनको हम नहीं ले पाएंगे और इनको ले लेंगे तो कहीं ना कहीं जो है बगावत की आवाजें उठेंगी। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इतनी मजबूत है संगठन से भी और सरकारों में होने के नाते कि वहां पर कोई बगावत की का मौका किसी को नहीं मिल सकता है। तो भाजपा का अपना जिस हिसाब से चयन हुआ है वो सारी चीजों को उसने साधा है। जैसे बात हो रही है कि अगला जो सबसे बड़ा चुनावी संग्राम होगा वो लोक सभा चुनाव में यूपी एक बड़ा लक्ष्य होगा, तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने भी जातिगत जो है समीकरण देखे हैं। और दूसरी बात जो आपने बात कही कि संगठन से जो जुड़े हुए मूल रूप से जो खाटी भाजपाई हैं उनको देखा है, उनको उन पर गौर किया जिनके बारे में चर्चाएं होने लगी थी कि इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। राधे मोहन जी की बात हो रही थी, आपकी इस तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे बात हो रही थी, एक यादव को भी उन्होंने लिया, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लक्ष्मीकांत जी को लिया, कहा जा रहा था कि ब्राह्मणों का जो है वो उनको इतने ब्राह्मण नेता हैं और उनको किनारे कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें जरूर हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चयन अच्छा है। नागर जी को लिया, अच्छा नागर जी अब ये कहने में थोड़ा कड़वा सच है कि हर पार्टी में कुछ मानक होते हैं, एक फाइनेंसर भी होता है। एक फाइनेंस पार्टी में फंड कहां से आएगा, व्यापारी भी होते हैं तो बड़ा पैसा दे के जो है मैं किसी, ये कहा जाता है और हर दल के लिए कहा जाता है। पार्टियां पहले ये देखती थी कि पैसा कौन देगा, हमारा फाइनेंसर, चुनाव में किसने हमें पैसा दिया था भाई, हमें तो उसकी वफादारी हमें निभानी है, हमें उसका तो बदला चुकाना ही है। दूसरा देखा इमरान प्रतापगढ़ी डमरू बजता है, उस तरह वो मुशायरे में खूब अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे गाने, आवाज उनकी बहुत अच्छी है। तो कांग्रेस को लग रहा होगा कि भाई हमारी सभाओं में कुछ भीड़ आ जाएगी, कुछ गाना गुनाना हो जाएगा, कुछ मुशायरा शायरी हो जाएगी। कपिल सिब्बल वकील साहब, अरे साहब जब कोई बड़ा जेल वेल जाने की नौबत आ जाएगी आजम खान साहब से, साहब तो ये बचा लेंगे। तो ये सारे मानक हैं राज्यसभा के और मुझे लगता है इतना खूबसूरत चुनाव है, इसमें सारे इमरान मंच पर भीड़ इकट्ठा करेंगे, वो जेल से बचाएंगे कपिल सिब्बल साहब, नागर साहब पैसा देंगे और सारी जातियों की भागीदारी, तो ये इसलिए बड़े दिलचस्प होते हैं चुनाव। अच्छा, और कांग्रेस क्या सोच रही है, कांग्रेस क्या सोचकर उतारी कैंडिडेट? भाई कांग्रेस का मैंने कहा तो कांग्रेस से कैंडिडेट उतारे, उनका इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो मुशायरे में जब गजल गाते हैं ना तो लगता है कि भीड़ आ जाएगी, भाई कांग्रेस के पास बहुत अच्छी भीड़ नहीं आएगी। और ये सारे कैंडिडेट कांग्रेस के साथ भी यही, तो मैंने इमरान का सबसे पहले नाम लिया। हाँ ठीक है नाविद जी, आपने देखिए बहुत अच्छे से समझाया, मुशायरा अगर होता है तो भीड़ कैसे है उसके लिए सोचती है कांग्रेस, फाइनेंस यानी कि पैसा कहां से है बीजेपी उसको सोच लेती है, और मुकदमों से कैसे बचाया जाए वो सपा सोच लेती है। तो ये तीन पार्टियों के लिए आपने तीन अलग अलग फैक्टर बता दिए। अब जरा मैं कीर्ति निधि जी के पास चलती हूँ। कीर्ति निधि जी देखिए, कपिल सिब्बल को आप पूरा समर्थन लोग कह रहे हैं आपने इसलिए दिया क्योंकि आजम खां का केस उन्होंने लड़ा बिना फीस के, आपसे बहुत करीबी रिश्ते, मुलायम सिंह से बहुत करीबी रिश्ते बताए जाते कपिल सिब्बल के हैं, और इसका उन्हें यहाँ पर आपने
फुल सपोर्ट दे दिया सोचते हुए, क्या ऐसा है? और राज्यसभा में आप जो आपकी कानून के मसले होते हैं, उनकी बातों को, कानूनी पेचीदगियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। यूपी में जेल जाने से बचाएंगे, आप राज्यसभा की बात कर रही हो। अच्छा, यूपी में भी, हाँ, इतने ज्यादा फायदे खुले हुए हैं, हर बड़े नेता की फायदे खुली हुई है भैया। आजम खान साहब 2 साल से अधिक जेल से बाहर हैं। आज नावेद भाई पूरा जो है, ठीक है, ठीक है, सतुआ ठीक है। मैं कीर्ति जी से इस पर जवाब ले लूं। शिवांगी जी, ऐसा है, जी आती हूँ शबनम जी। साहब पत्रकार है, वो किसी पे कोई टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि आजम साहब पे मुकदमा 2 साल से लिखे गए और सब इस सरकार ने लिखे, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं तो एक बार नहीं, कई बार इस बात को कहा कि कपिल सिब्बल साहब को 2016 में भी समाजवादी पार्टी ने भेजा था राज्यसभा में। तब कांग्रेस को तब भी कांग्रेस के पास तब भी कांग्रेस के पास इतने एमएलए नहीं थे। कांग्रेस के पास 28 तब भी विधायक थे हमने उस समय। समर्थन दिया था और पांडे राज्यसभा जी, गए। कांग्रेस के पास अब आप 28 तो लोग कह विधायक रहे हैं थे। जेल से बचाने के लिए जब उनको आपने भेजा गया, समर्थन मुकदमे दिया था से तो कहीं बचाने के कांग्रेस लिए ने भी भेजा आपको गया। समर्थन दिया होगा। 2016 में तो आजम खान के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था। इतनी डींग मत हाकिए कि आपने 2017 में कपिल सिब्बल साहब को, हाँ जरूर ये बात है शिवांगी जी कि कपिल सिब्बल साहब एक निश्चित तौर पे हमारे बहुत अच्छे संबंध में उनको बड़ा भाई मानता हूँ। और कपिल सिब्बल साहब को जिस तरीके से आपने जो है आजम खान साहब को बचाने का, और सपा के बहुत सारे नेता अभी लाइन में है, मुकदमों के उसमें लाइन में है। हाँ, आपने कपिल सिब्बल को एक पारिश्रमिक दिया है तो ठीक है, उनको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। ये मैं कहना चाहता हूँ शिवांगी जी कि कपिल सिब्बल साहब को कांग्रेस पार्टी ने बहुत सम्मान दिया। कांग्रेस पार्टी ने 10 साल तक उनको कई विभागों के कैबिनेट मंत्री बनाया, राज्यसभा में भेजा, 2 बार लोकसभा रहे। हम समझते हैं कपिल सिब्बल साहब को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि कपिल सिब्बल पे बहुत ज्यादा चर्चा हमारे जो है एक जाने माने पत्रकार नावेद सिकोह जी ने, आपने भी और सारे दलों ने कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात आ जाए, कपिल सिब्बल साहब थोड़ा सा धैर्य रखते हैं। तो जिस तरीके से कल 10 नामों का जो है डिक्लेरेशन हुआ है, हो सकता है कांग्रेस उनको भी कहीं ना कहीं से भेजती, मगर डीपी जी मैं इस पर अभी आपसे जवाब लूंगी, बहुत जल्दी जाना था, इसलिए जो है मैं सोचूं कीर्ति जी की बात पहले पूरी हो जाए, फिर मैं आपके पास आती हूँ, फिर मैं शबनम जी के पास जाती हूँ। कीर्ति जी अपना जवाब दीजिए इस पर, फिर मैं आगे मूव करती हूँ अगले गेस्ट पर। देखिए, मैं कह रहा था कि कपिल सिब्बल साहब को 2016 में भी समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था। तब भी कांग्रेस राज्यसभा भेजने की ताकत में नहीं थी, उसके पास एमएलए उतने नहीं थे। हमने उस समय भी उनकी मदद किया था। मुकदमे तो आजम साहब के खिलाफ आज लिखे गए। अब नावेद साहब ने कह दिया कि साहब मुकदमों से बचाने के लिए उनको भेजा जा रहा है। कोई कह रहा साहब फीस नहीं ले रहे, बिना फीस के मुकदमे देखे जा रहे हैं। 2017 में कपिल सिब्बल साहब को भेजने के लिए डींगे हाँक रहे हैं, कृपया ये मत हाँकिए। कांग्रेस ने भी आपको अच्छी तरह 2017 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी, मनमोहन जी की सरकार थी, 58,000 करोड़ रुपए पैकेज कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिया था। आपने भेजा था, राजनीति में ये चलता रहता है, बार-बार इसको ये डींगे मत हाकिए कि 2017 में आपने भेजने का काम किया था। अभी जो आपने काम किया है, अरे भाई, बहुत अच्छा काम नहीं, ये पूरे प्रदेश में संदेश है कि आपने आजम खान साहब को बचाने के लिए, और बहुत सारे सपा के नेता अभी जो है भाजपा के नेता के रडार पे है, आए देखे उसमें खुद अखिलेश यादव जी, मुलायम यादव जी भी उसमें हैं। तो आपने उनको बचाने के लिए जो पहले से लालच दिया है, ये आपको मुबारक हो। चलिए, आप डीपी जी आपने अपनी पूरी बात रख दी। कीर्ति जी, लालच दे रहे हैं आप, ये कहा जा रहा है बार बार, कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात को बार बार सामने रखती है कि लालच दी और आपने लपक लिया मौके को, क्योंकि वो G23 का भी हिस्सा है। कपिल सिब्बल थे, अब तो है भी नहीं। फिर इस पर मैं जरा भी डीपी जी से भी सवाल करूंगी, आप इसको प्लीज डीपी जी अभी से मत बोलेगा, उनकी बात को पूरा हो जाने दीजिएगा। कीर्ति जी देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हाँ। और डीपी सिंह जी से मैं कई बार एक सवाल पूछा, उसका जवाब उन्होंने दे पाए। 2016 में क्या उनके पास इतने एमएलए थे कि उनके राज्यसभा सदस्य जीत जाते? नहीं थे। तब भी समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन देने का काम किया था। और ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि नेताजी से कपिल सिब्बल साहब की करीबी है। और कपिल सिब्बल साहब आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी से उन्होंने पहले समर्थन मांगा, हम समर्थन दिए, तब आज राज्यसभा का पर्चा भर रहे हैं। ठीक है, निर्दल कैंडिडेट के रूप में भर रहे हैं, हम उनके समर्थन में खड़े हैं।
और राज्यसभा में एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नेतृत्व कपिल सिब्बल साहब भी करेंगे जो इन ताकतों के खिलाफ, जो इस देश को कमजोर करने वाली ताकत है, हिंदू मुसलमान की बात करने वाली ताकतें हैं, लगातार बेरोजगारी बढ़ाने वाली ताकतें हैं, लगातार महंगाई बढ़ाने वाली ताकत, उनके खिलाफ मजबूती से राज्यसभा में अपनी आवाज को रखने का काम करें। चलिए ठीक है, मैं शबनम जी अब आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि जिन बातों का जिक्र किया कीर्तिनिधि जी ने, उसका इशारा आप समझ गए होंगे किधर था। बेरोजगारी, महंगाई, हिंदू मुस्लिम करने वाले ताकतों से तौर पे कीर्ति जी ने, हाँ देखिए साफ तौर पे कीर्ति जी ने हथियार डालते हुए ये कहा है कि उनकी पार्टी में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो आज राज्यसभा में अपनी बात रख सके। तो उन्होंने उधार में कांग्रेस पार्टी के एक नेता को अपनी तरफ बुलाना पड़ा जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये साफ तौर पे दिखा रहा है कांग्रेस की कमजोरी तो दिख ही रही है, साथ साथ कीर्ति जी की भी कमजोरी दिख रही है कि कीर्ति जी ने किस तरीके से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को कमजोर होते हुए बताया है। कीर्ति जी अब सुन लीजिए मैं क्यों नहीं राज्यसभा भेज देते किसी मुसलमान? कीर्ति जी आपका चेहरा जनता के सामने आ गया कि आपकी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, सबका साथ लेना नहीं चाहती, ना देना चाहती है। दूसरी बात, आपकी पार्टी में आज कोई कार्यकर्ता नेता इस तरीके का नहीं पहुंचा जो राज्यसभा में बात कर सके। तो कपिल सिब्बल जी को आप लाते हैं, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितनी मजबूती से सभी समुदाय के लोगों को समावेश किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को राज्यसभा में जगह दिया है। और ये तंज कसने की शिकोही जी को कोई जरूरत नहीं कि शबनम पांडे पे तंज करके शिकोही जी कोई आप उपहास उन पार्टियों का उड़ा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा कार्यकर्ता भी किसी भी स्थान तक पहुंच सकता है। हालांकि अभी मैं कहीं राज्यसभा के लाइन में नहीं खड़ी हूं, ना मुझे चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ऐसा तंज कभी किसी पे ना कसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता को कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है। हम अपनी पार्टी को सड़क से सदन तक मजबूत देखना चाहते हैं, इसलिए ना हमारे में अंतर कला है, और हर बड़े नेता को अगर स्थान दिया जाता है तो इस पर हम सभी की शुभकामनाएं उस नेता के साथ होती है। और हमारी पार्टी में तमाम ऐसे नेता आज मौजूद हैं जो राज्यसभा में आवाज बुलंद कर सकते हैं, और पार्टी जिसको भी टिकट देती है सारे पार्टी के कार्यकर्ता नेता उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आज साफ तौर पे खुद अपने मुंह से महिलाओं को कमजोर होते हुए कांग्रेस पार्टी ने दिखाया अपने संगठन में, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे महिलाओं को दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश की एक भी महिला मजबूत नहीं जो कि वो राज्यसभा भेज सके। और सपा ने भी इस बात को साफ तौर पे बता दिया कि उनके पास तो महिला और पुरुष दोनों में ही कोई ऐसा नहीं जो आवाज बुलंद कर सके। केवल वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके महिलाओं को 2022 के चुनाव में प्रतिनिधित्व दिया, तो ये पूरे देश में एक संदेश और मैसेज जाने का काम हुआ कि आने वाले प्रियंका जी ने कहा कार्यकर्ताओं को वो जगह देनी चाहिए, पर वो कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेज रहे हैं सारे राजनीतिक दलों को अपने जो है संगठन में सरकार में 40% महिलाओं को चुनाव टिकट देना, उसमें जो है सरकार में शामिल करना, ये उनको बाध्य होना पड़ेगा। बिल्कुल आधी आबादी को महत्व देना ही है। चलिए इसकी शुरुआत कांग्रेस ने किया है। सवाल सुन लीजिए आप मेरा सवाल सुन लीजिए। 40% ठीक है शबनम जी, राज्यसभा में, अरे शबनम जी एक मिनट रुकिए, सीटों में 40%। ठीक है शबनम जी, आपके बात का उन्होंने जवाब दिया, और मैं अभी डीपीजी से सवाल लेकर रही हूं। डीपीजी देखिए, यहाँ पर महिलाओं को लेकर बार बार चर्चा हो रही है क्योंकि बीजेपी बहुत दम बढ़ती रही है, और चुनावों में प्रियंका गांधी आगे 40% सीटों को यहाँ पर कहा देंगे। बीजेपी तो पहले भी 5 साल में कहती कि महिलाओं का उत्थान करते, महिलाओं को साथ लेकर चलते, तब कहाँ थे आप? और इसके साथ कपिल सिब्बल पर सवाल अब मैं जरा आपसे कर लेती हूँ। चलिए माना उत्तर प्रदेश से आप उनको नहीं दे सकते थे अपना समर्थन, लेकिन आपके जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां से तो दे सकते थे ना, वो क्यों छोड़ गए आपकी पार्टी को? और आपको भूलना नहीं चाहिए वो G23 के समूह में थे, वो समूह है जो शीर्ष नेतृत्व से गुस्से में रहता है, खफा रहता है, उनकी बात
बातों से, उनकी योजनाओं से, उनकी रणनीतियों से आवाज वो बुलंद करते रहे हैं, तो आपने क्यों राजस्थान से उनको नहीं उतार दिया? आपने क्यों उनको छत्तीसगढ़ से नहीं उतार दिया? क्योंकि चर्चा ये भी थी कि यहाँ से उतरना चाहते थे। जरा इसका जवाब दे दीजिए आप। इस जंग राज्यसभा में शिवांगी जी आज एक साथ आपने बहुत सारे प्रश्नों के बौछार कर दिए हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूं। आज यहाँ पे कपिल सिब्बल जी, महिला और वाजपेयियों पे बहुत ज्यादा जो है चर्चा हुई। तो आज मैं हिंदुस्तान के बहुत ही महान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अपने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की एक बहुत ही खूबसूरत कविता से मैं अपनी बात इस आपके प्रश्नों का जवाब देना चाहूंगा कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता लिखाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कांग्रेस ने अभी जिस तरीके से उदयपुर में हमारा चिंतन शिविर हुई, कांग्रेस वहां जिस तरीके से पूरे देश के नेता वहां पे उनको जो है चिंतन मंथन 3 दिन तक हुआ, आप विश्वास कीजिए, आप आशा कीजिए और धैर्य रखिए। ठीक है डीपी जी, आपको रोकना चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, पहले उसका रुख कर लेते हैं हम।